ये हमारा जेटेट का चल रहा है सिलेबस। तो जो एसएसटी है, एसएसटी में हमारा ज्योग्राफी का पार्ट है। तो ज्योग्राफी का पार्ट में, ज्योग्राफी हमारा कितने पार्ट में डिवाइडेड है? फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी के बाद तुम्हारा इंडियन ज्योग्राफी, फिर तुम्हारा झारखंड ज्योग्राफी, और चौथा तुम्हारा मैप। तो मैप में याद रखना कि ये जो इंडियन ज्योग्राफी, सॉरी फिजिकल ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी का फर्स्ट वाला चैप्टर क्या है हमारा? अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो। यानी पहला यूनिट दो भाग में बांटा है, ए और बी में। तो ए वाला हमारा क्या है, कंप्लीट है। ये हमारा बी स्टार्ट हुआ है। बी का हमारा इंग्लिश में क्या, वोल्केनो, और हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? ज्वालामुखी। क्या बोलेंगे? ज्वालामुखी। तो जितना तुमको पीपीटी में दिखाई देता है उसमें से जो इंपॉर्टेंट लगे वो कॉपी में नोट कर लेना। और जिसको लगता है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको कॉपी में नोट नहीं करना है। लेकिन कॉपी में साइन तुम्हारा होना चाहिए, मतलब डेली लाना, डेली यहाँ दिखाना है ना। नहीं दिखाएगी तो फिर ये सब तो कोई फायदा नहीं होगा। तो हम लोग देखते हैं ज्वालामुखी क्यों फटते हैं, और उससे क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन हम लोग सबसे लास्ट में करेंगे जब चैप्टर हमारा खत्म होगा। और कहीं भी कोई भी अगर कोचिंग में बोला है ना कि तेरा आज एक चैप्टर खत्म हो गया, सोचो तुमको बिल्कुल बेवकूफ बना दिया। एक घटना जिसको घटने में 100 साल लगता है, उसको पढ़ाने में कम से कम 10 क्लास तो लगेगा। कल हमारा एक से बातचीत हो रहा था, वो बोल रहे थे कि हम पॉलिटिकल का पूरा खत्म कर दिए, किताब भी दे दी। हमने दिखाई किताब, तो उनका 30 पन्ना का एमसीक्यू था। 30 पन्ना में पॉलिटिकल साइंस खत्म होगा क्या? नहीं होगा। 30 पन्ना में ज्योग्राफी खत्म होगा क्या? नहीं होगा। 10 दिन में उनका ज्योग्राफी खत्म हो गया होगा? 10 दिन में ज्योग्राफी नहीं होगा। तो वैसा नहीं चलना हम लोगों को। रखना है कौन सा लेवल, हम शुरू से बता रहे हैं कि हमारा लेवल क्या होगा? यूपीएससी का लेवल होगा। यूपीएससी का लेवल में रखेंगे तो उसमें हम लोग कैसे जाएंगे? यूपीएससी में का मतलब हमको किस में जाना है, डीप में जाना है। और डीप में जाएंगे तभी ना तुम्हारा से जेपीएससी का क्वेश्चन बनेगा, साथ ही साथ किसका बनेगा? जेएसएससी का। जेएसएससी वाला ने टीचर का एग्जाम लेगा भाई। टीचर वाला एग्जाम कौन लेगा? जेएसएससी का। और तुम्हारा लेवल क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन वाला। तो ग्रेजुएशन वाला में तुम्हारा जेएससी और जेपीएससी में कोई फर्क नहीं रहा। तो जब कोई फर्क नहीं है तो क्यों नहीं हम लोग यूपीएससी का लेवल को मेंटेन कर ले? तो यूपीएससी का मेंटेन करने में, लेवल मेंटेन करने में जो भी लड़की लोग अभी एनटीपीसी का फॉर्म भरी है, एनटीपीसी का फॉर्म भरी है ना तुम लोग में, कोई कोई एसएससी का भरी है, उसके लिए तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। ऐसे ही बन जाएगा उसका क्वेश्चन। किस में बनेगा? वो उसका जीके में काम आएगा और जीएस में काम आएगा। तो हम लोग ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते, स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग, है ना। ज्वालामुखी क्यों फटते हैं? तो इससे जुड़े 77 प्रश्न के उत्तर आप दे पाएंगे कब? जब इसको आप खत्म करेंगे, टाइम से आएंगे। 9 बजे का मतलब 9 बजे, 8 बजे का मतलब 8 बजे। ज्वालामुखी में से बदबू क्यों आती है, इसका तुमको कारण पता चलेगा। बहुत सारा गैसेस उसमें मिला हुआ, कौन कौन सा गैस है, कौन कौन सा उसमें एलिमेंट है। आज का सबसे खतरनाक ज्वालामुखी कौन सा, ये जानोगी। सैन एंड्रियस फॉल्ट क्या होता है उसके बारे में पता चलोगी। क्या भूकंप में कुछ अच्छाई भी है या खाली बुराई है, तो वो भी पता चलेगा कि अच्छाई है कि बुराई है। तो ठीक है, ये नोट्स पढ़ करके तुम विशेषज्ञ बन सकती हो। चलो, है ना। ज्वालामुखी क्यों फटते हैं? देखो ये सब राइटर हम लोग फॉरेन का यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास में क्वालिटी थोड़ा सा इसका क्या लग रहा है, अच्छा लग रहा है, इसलिए। सब कुछ दिखाई दिया। अनुवाद इसका हिंदी में किया गया अरविंद गुप्ता का। स्टार्टिंग कर लेते हैं हम लोग, ज्वालामुखी क्यों और कैसे में। ज्वालामुखी का सर ही क्यों फटता है? तो हाँ दसराज, गुड मॉर्निंग, आओ पधारो। हाँ। तो ज्वालामुखी क्यों फटता है, ज्वालामुखी का सर ही क्यों फटता है? क्योंकि वे इतने अधिक बल से फटते हैं, इतने अधिक बल के कारण पहाड़ का ऊपरी हिस्सा क्या होता है, टूट जाता है। तो थोड़ा सा यहाँ इमेज हम लोग बाद में लगा लेंगे, इमेज हम लोग क्या है, बाद में लगा लेंगे। इमेज का मतलब इस तरह से हमारा एक प्लेट है, और इस तरह से भी हमारा क्या है, दूसरा एक प्लेट है। यहाँ पर मान के चलो कि यहाँ हमारा क्या हो रहा है, कोलाइड। कोलाइड का मतलब क्या, कन्वर्जेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? कन्वर्जेंट हो रहा है। तो कन्वर्जेंट हो रहा है तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, फॉल्ट बनेगा। फॉल्ट बनेगा तो यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, बहुत बहुत ज्यादा होगा। लेकिन चट्टान का प्रेशर जो है उसको तो रोके रखेगा। अचानक जब इंटरनल प्रेशर, इंटरनल देखो दो तरह का प्रेशर है हमारा, इंटरनल और एक हमारा एक्सटर्नल। जब इंटरनल और एक्सटर्नल बराबर है तो ब्लास्ट नहीं होगा, लेकिन इंटरनल इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल। इंटरनल यानी अंदरूनी, अंदरूनी जो दबाव है वह ज्यादा हो गया बाहरी से, तो क्या होगा, बूम। हम लोग पिक्चर वगैरह एनिमेशन सब यूज करेंगे, लेकिन तुमको नोट्स भी चाहिए ना। तो नोट्स भी चाहिए, तो नोट्स के लिए शुरुआत में हम लोग एक दिन वीडियो देखे हैं, एक दिन तुम्हारा हिंदी वाले सर से पीपीटी देख रहे हैं। पीपीटी देखने के बाद जैसे ही खत्म होगा उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट एनिमेशन रखेंगे, उसमें हमारा प्योर लेक्चर होगा। उसमें लिखा हुआ चीज नहीं मिलेगा, हम जितना बोलते जाएंगे उसको रोक रोक कर नोट्स अपना बनाते जाना।
तो ज्वालामुखी का असीम बल और ऊर्जा पृथ्वी के अंदर बहुत भीतर से आती है। हमारे ग्रह का मध्य भाग यानी कोर इतना गर्म है, वहां पत्थर भी क्या होता है, पिघल जाता है। पिघले हुए पत्थर एक गाढ़े तरल मैग्मा में बदल जाते हैं, और भयंकर गर्मी के कारण मैग्मा क्या है, फूलने लगता है। ऐसा बात नहीं है, पिघलता है तो कोई भी एलिमेंट पिघलने के बाद उसमें डिफॉर्म होगा, सारा जो केमिकल बॉन्डिंग वह टूटेगा, जो उसमें गैस भी तो है। ये मोबाइल सिर्फ क्या क्या से बना है, अगर केमिकल कंपोजिशन देखोगे तो इसमें हमारा गैस भी है, इसमें हमारा क्या है, गैस भी है ना। तो जब भी पिघलेगा तो गैस जो सो बाहर निकलेगा। जब बाहर निकलेगा तो क्या होगा, वो वॉल्यूम बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं निकलेगा वो। जब वह ऊपर उठता है तो जमीन के अंदर एक ताल का रूप ले लेता है, ताल का, जैसे तालाब का जैसा, तालाब का जैसा ले लेता है। ठोस पत्थर मैग्मा के इस ताल पर क्या करते हैं, दबाव डालते हैं। देखो यहाँ पे तो हमारा ठोस है, यहाँ पे क्या है, ठोस है। और यहाँ पे हमारा मैग्मा पिघल गया, मैग्मा पिघल गया, पिघल गया तो यहाँ पे हमारा क्या, गैस न बना है, तो गैस इसको इधर धक्का मारा, इधर धक्का मारा, गैस तो हर एक तरह जगह पे जाएगा, खुला हुआ गुब्बारा का जैसा। और गुब्बारा में हवा भरते जाओ तो जिधर फॉल्ट होगा उधर क्या होगा, वह निकलेगा, निकलेगा तो वहीं से क्या होगा, वो धमाका होगा। तो दबाव के कारण मैग्मा ठोस दरारों के बीच में, दरार का मतलब क्या होता है, फॉल्ट, प्रवेश करता है, और मैग्मा पृथ्वी की सतह के ऊपर आ जाता है। और फिर अचानक पृथ्वी के बाहर पिघले हुए पत्थरों में से विस्फोट होता है, जिससे ज्वालामुखी हमारा फटता है। तो देखना, हर एक बार में कंक्लूजन लिखना होगा, तो कंक्लूजन तुम्हारा क्या हुआ, कंक्लूजन का मतलब चट्टाने पिघल के क्या बनी, मैग्मा बनी। मैग्मा के कारण मैग्मा में क्या बन गया, गैस वगैरह बना। गैस बनने से उसका प्रेशर क्या हुआ, बढ़ गया। बढ़ जाने के बाद वह फॉल्ट को ढूंढेगा, और चट्टान में कहीं ना कहीं तो फॉल्ट होता ही होता है। उस फॉल्ट से वह बाहर निकलेगा, और अगर प्रेशर ज्यादा है तो वह धमाके के साथ निकलेगा। ल- कई बार धमाका होता है, कई बार धमाका नहीं होता, तो उसका केमिकल कंपोजिशन हम लोग को देखना पड़ेगा। देखो क्या क्या एलिमेंट है जो कि धमाका करता है, क्या क्या एलिमेंट नहीं जो कि धमाका नहीं करता है। पृथ्वी अंदर से कितनी गर्म है, कितनी गर्म है, बहुत अधिक गर्म है। पृथ्वी के कोर में आप जितनी गहराई में जाएंगे आपको उतनी अधिक गर्मी मिलेगी। जैसे जोबा वाला एग्जांपल याद है ना, जोबा के ऊपर चार लड़की बैठी है, तो सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ आ गया, जोबा के ऊपर ना आ गया। तो टेम्परेचर भी हाई होगा और प्रेशर भी हाई होगा। तो जमीन की सतह से कुछ मील या कुछ किलोमीटर की गहराई पर लगभग 870 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। यही कारण है कि रसिया वाला जो सो ड्रिलिंग करना चालू किया, उसका इरादा था कि रूस वाले का, सोवियत संघ के जमाने में, तो पृथ्वी का कोर तक पहुंचेगा। तो नतीजा हुआ कि कुछ किलोमीटर की गहराई के जाने के बाद इतना गर्मी हो गया कि जो मशीन जो अंदर जाकर गड्ढा कर रहा था, कटिंग करता था, वह मशीन जाकर पिघलना चालू हो गया। तो लाख बड़ा बड़ा मशीन को, कड़ा कड़ा को भेजा, लेकिन हर कोई मशीन वहां क्या हो रहा था, पिघल जा रहा था। तो पिघल जा रहा था, तो वैसा कोई अभी तक तो नहीं बना पाया जो कि उतनी गर्मी में नहीं पिघल पाए, इस वजह से वह ड्रिलिंग करना बंद कर दिया, और आज भी वहाँ ड्रिल नहीं होता है। लेकिन वह विश्व का सबसे गहरा होल है वो। ठीक है, तो तापमान आपके घर के चूल्हे से कहीं अधिक होता है, और इससे पत्थर आसानी से क्या होते हैं, पिघल जाते हैं। क्या सभी प्रकार के पत्थर पिघलते हैं, नहीं। सभी प्रकार के पत्थर, केवल प्लेट को किनारे वाले पत्थर ही पिघलते हैं, इन्हीं से पृथ्वी की परत बनी है। इनसे पृथ्वी का क्या बना है, परत बना। जब दो प्लेटें एक दूसरे को दबाती है तब एक प्लेट किसी दूसरे के नीचे दब सकती है। और ये वाला घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, एक प्लेट ऐसा जा गया है ना। और उसके बाद में एक प्लेट यहाँ से इसको इस तरह से ऐसे धक्का मारकर इसको और दबा रहा है, दबा रहा, तो ये प्लेट ऐसा ना हो रहा है। इसका एक इंग्लिश में नाम बताए थे, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। अरे सी से कोलाइड होता है ना, तो वो क्या होगा, कन्वर्जेंट हो गया, कन्वर्ज हो रहा है यहाँ पे। तो यह प्लेट धीरे धीरे क्या है, दबती है, दबते दबते वो एनिमेशन याद करो जो हम लोग पहला दिन दिखाए थे। और प्लेट दबाते दबाते क्या होगा, यहाँ पे तो हमारा कोर है ना, कोर है, और ये वाला प्लेट यहाँ तक इसको दबा दिया, यहाँ तक दबा दिया, तो टेम्परेचर हाई हो गया, हाई हो जाने से क्या होगा, वो पिघल जाएगा, पिघलेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, लावा बनेगा। और लावा बने, सॉरी, ये मैग्मा बनेगा। धरती के अंदर वाला पिघला हुआ चीज को मैग्मा कहते हैं, धरती के बाहर निकलता है तो वो हमारा लावा बनता है। ज्वालामुखी किस कारण फटते हैं, दबाव के कारण। एकदम क्वेश्चन आंसर वाला तुमको मिल रहा है यहाँ पर। जमीन के अंदर मैग्मा के ताल पर बहुत दबाव पड़ता है, जिससे मैग्मा फूटकर सतह पर आ जाता है। यह विस्फोट टूथपेस्ट के ट्यूब को जोर से दबाने पर टूथपेस्ट जैसा बाहर निकलता है, वैसा ही बाहर निकलता है। टूथपेस्ट का ढक्कन को बंद कर दो, और टूथपेस्ट में ना एक सुई है ना, हल्का सा चुभा दो, और उसके बाद में अपना छोटा बच्चा को दो दबाने के लिए। यानी तो उसको बोला अचानक से उस पर पाँव रखकर जंप कर जाए, जैसे जंप करेगा वैसे क्या होगा, ज्वालामुखी तुम्हारा निकलेगा।
तो मैग्मा हम लोग ऐसा करते थे पहले। मैग्मा में गैसों के बहुत से क्या होते हैं, बुलबुले भी होते हैं। यह गैस एक फव्वारे की तरह ऊंचाई तक उछलती है और इससे मैग्मा को तेजी से बाहर आने में मदद मिलती है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे सोडे की बोतल के ढक्कन को खोलने पर उसमें तेजी से क्या आता है, तरल आता है। ठंडा थम्सअप वगैरह पी है ना, ऐसे तो वो सेक कर दो और उसके बाद ढक्कन खोल दो तो क्या होगा, सारा झाग बाहर आ जाएगा। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने के बाद मैग्मा का रूप क्या कहलाता है, लावा बन जाता है। ये सारा चीज हम लोग जानते हैं। मैग्मा और लावा में क्या अंतर है भाई? तो जो धरती के अंदर वो मैग्मा, जो धरती के बाहर वो क्या हो गया, लावा हो गया। चले हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया। ज्वालामुखी में से और क्या क्या बाहर निकलता है? तो कुछ पत्थरों के टुकड़े जिनको क्या बोलते हैं, टेफ्रा बोलते हैं। टेफ्रा वह मैग्मा होता है जो या तो जमीन के अंदर ही ठोस में बदल गया होता है या फिर ज्वालामुखी से निकलने के बाद ठोस। देखो होता क्या है ना, कि तेरे पास में इस तरह से ऐसा कर कर एक ऐसा है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या है, मैग्मा है। मैग्मा है तो मैग्मा यहाँ पे हमारा लेयर है। लेयर के बाद में यहाँ पे पहुंचा है, पहुंचने के बाद तो कुछ तो ठंडा ना होगा। तो हल्का सा वो इस तरह से क्या बन गया, वो ठोस बन गया। ठोस बन गया, उसके बाद फिर से मैग्मा का प्रेशर बढ़ेगा तो ये भी ऊपर जाएगा। ऊपर जाते जाते पिघला हुआ मैग्मा तो बाहर निकलेगा ही, साथ ही साथ ये ऐसा वाला जो हल्का सा जो ठंडा हो चुका है वो भी टुकड़ा बनकर क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। यही टुकड़ा है उसको क्या बोलते हैं, टेफ्रा। जो कि मैग्मा हमारा क्या होता है, थोड़ा सा जम जाता है, थोड़ा थोड़ा जमता है ना। टेफ्रा के बारीक टुकड़ों से ही ज्वालामुखी की क्या बनती है, धूल बनती है। देखो देखो धूल क्या होगा, जो पिघला हुआ है उसमें तो पानी की मात्रा थोड़ी सी रहेगी ना, तो वह थोड़ी धूल बनेगा। लेकिन ये तो सूखा हुआ चट्टान थोड़ा सा हो गया। गर्म भी है, हल्का सा पिघला है, लेकिन हल्का सा हार्ड भी है, सूखा भी है। सूखा विस्फोट होगा तो कैसा, इसका चूरन बनेगा। चूरन बनेगा तो तुम्हारा वो क्या होगा, बाहर ऊपर से धूल के जैसा वो फिर बाहर बरसेगा वो। तो बड़े बड़े ज्वालामुखी से निकले धूल के बादल से आसमान कैसा पड़ जाता है, काला पड़ जाता है। इन धूल भरे बादलों से पृथ्वी पर ही आ रही सूर्य की रोशनी में कमी क्यों आती है, क्योंकि काला बादल बन जाएगा तो ऐसी बादल से किरण आएगी, बाहर नहीं आएगी। टेफरा के थोड़े से बड़े टुकड़े को क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी की राख बोलते हैं। राख कौन सा हो गया, छोटा टुकड़ा के बड़ा टुकड़ा, छोटा, थोड़ा सा बड़ा। और अगर जो छोटा है वो क्या है, धूलकण है। छोटा वाला क्या है, धूलकण। देखना हमारे पास में फर्श का धूल का साइज छोटा होता है तब ना धूल है, थोड़ा सा बड़ा होगा तो क्या बन जाता है, राख होता है वो। चूल्हा में काम करे हो तो जानते हो राख और धूल में अंतर। जब यह राख पानी के साथ मिलकर जमीन पर फैलती है तो इससे मिट्टी का क्या होता है, बहाव शुरू हो जाता है। टेफ्रा के बड़े टुकड़े ज्वालामुखी के बम कहलाते हैं। बड़े बम 4 फीट यानी कि 1.2 मीटर चौड़े होते हैं और कई टन के क्या होते हैं, भारी होते हैं। जो लोग ज्वालामुखी का अध्ययन करते हैं वे अपने बचाव के लिए एक सुरक्षा कवच पहनते हैं। सुरक्षा कवच देखो ना, डिस्कवरी में सफेद रंग का एक पोशाक होता है, उससे गर्मी भी कम लगेगी। ज्वालामुखी में से बदबू क्यों आती है, क्यों आती है बदबू, क्योंकि वह क्या निकलता है, गैसें निकलता है। इनमें से ज्यादातर तो भाप होती है पर साथ में अन्य गैसें भी मिली होती है। इनमें से कुछ गैसें कैसी होती है, विषैली होती है। और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे कुछ गैसें बहुत ही बदबूदार होती है। 9-10 में हाइड्रोजन सल्फाइड बनाया होगा लेबोरेटरी में, कैसा सड़ा हुआ अंडा जैसा बदबू करता है वो। क्या सभी विस्फोट खतरनाक होते हैं? नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि ज्वालामुखी के अंदर से क्या निकल रहा है। जैसे एक हवाई द्वीप है तो हवाई द्वीप पे पाने वाले ज्वालामुखी काफी स्थिर और शांत होते हैं। उनमें लगातार जो निकलता है लावा वह कैसा होता है, पतला होता है, तरल होता है और एक नाले की तरह बहता है। कल का हम लोग क्लास में देख चुके हैं ना कि लावा जो गाढ़ा होता है और एक होता है पतला। जो गाढ़ा लावा होता है उसमें धमाका होता है क्योंकि वह ढक्कन को जाम कर देता है। और जो पतला लावा होता है ढक्कन को जाम ही नहीं करता, तो एकदम धीरे धीरे पानी का रिसाव जैसा बहता जाएगा, बहता बहेगा तो ठंडा होगा, ठंडा होगा तो क्या होगा, चट्टान बनेगा। चट्टान के ऊपर से बारिश होगा किसका, धूल का, तो वह मिट्टी बनेगा, धीरे धीरे मैदान का वह रूप लेता है। तो स्थल आकृतियों का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, तो इसे ही आग की नदी कहते हैं। देख देख उसको हम लोग बाद में देखेंगे एनिमेशन में। और यह धीरे धीरे करके ठंडी होती है और हवाई के सभी द्वीप ऐसे ही ज्वालामुखी से बने हैं। तो देखो धीरे धीरे ठंडा हो गया तो क्या बनेगा, फिर से एक द्वीप का ना रचना हो जाएगा। तो द्वीप रचना होगा तभी ना तो हम लोग घूमने के लिए आइसलैंड जाएंगे, तो हम लोग के लिए तो अच्छा हो गया। तो कुछ विस्फोट को क्या बोलते हैं, स्ट्रोम्बोलियन कहते हैं। यह नाम इटली के समीप स्ट्रोम्बोली नाम के द्वीप के ऊपर में पड़ा है।
किसको? जो विस्फोट हो रहा है, विस्फोट वाला को क्या नाम दिया? स्ट्रोम्बोलियन। और क्यों नाम दिया? क्योंकि इटली के समीप में एक द्वीप है, इसमें थोड़ी थोड़ी देर के बाद तेज गति से गाढ़ा लावा निकलता है। याद रखना ये सब हमेशा के लिए। जहां विस्फोट होगा वहां का लावा पतला कभी नहीं होगा, वो क्या होगा? गाढ़ा होगा। गाढ़ा होगा तभी ना उसका होल को जाम करेगा, जाम करने से वो धमाका होगा। पतला लावा रहेगा, पानी जैसा बहता रहेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी देर बाद तेज गति से लावा जेट इंजन की आवाज के साथ बाहर निकलता है। हर विस्फोट के साथ लावा के बड़े टुकड़े भी हवा में उड़ते हैं। जैसे देखो तुम्हारा ये स्ट्रोम्बोलियन विस्फोट, यहाँ दिख रहा है कैसा अनार कैसा चिंगारी निकल रहा है यहाँ पे। ये तुम्हारा बाद में हम लोग कलर पिक्चर यूज करेंगे। ये हमारा कैसा स्ट्रोम्बोलियन विस्फोट है। अच्छा उसका ये तुम्हारा वुल्केनियन विस्फोट है, ऐसा है। और ये हमारा पेलियन विस्फोट है। इसमें इसमें से जैसे स्ट्रोम्बोलियन विस्फोट, जहां जहां विस्फोट है सबका लावा गाढ़ा है कि पतला है? गाढ़ा है भाई। यहाँ भी विस्फोट हो रहा है, यहाँ भी विस्फोट हो रहा है, तो पतला तो होगा ही नहीं। लावा क्या होगा? गाढ़ा होगा। ये हमारा स्ट्रोम्बोलियन क्यों नाम पड़ा है? इटली के पास में एक द्वीप है स्ट्रोम्बोली, उसी के नाम पे क्या पड़ा? स्ट्रोम्बोलियन विस्फोट पड़ा है। जैसे सिसिली में स्थित, सिसिली में हमारा क्या है? वोल्केनो। तो वोल्केनो ज्वालामुखी पर जो विस्फोट होता है उसको क्या नाम पड़ गया? वोल्केनियन। तो वोल्केनियन क्यों नाम पड़ा? एक ज्वालामुखी है उसका नाम है वोल्केनो। तो वोल्केनो ज्वालामुखी जब धमाका करता है तो उसको बोलेंगे वोल्केनियन विस्फोट। अब वोल्केनियन विस्फोट क्या हो गया तेरा? ये वाला हो गया। इटली के पास में है कौन सा ज्वालामुखी? वुल्केनिक ज्वालामुखी। वहां विस्फोट हुआ तो क्या हुआ? वुल्केनियन विस्फोट। स्ट्रोम्बोली द्वीप में विस्फोट हो रहा तो क्या नाम दिया? स्ट्रोम्बोलियन विस्फोट। उसी तरह से पेलियन हमारे ज्वालामुखी का ही तो नाम होगा, और उसमें धमाका हो रहा तो क्या नाम दे दिया? पेलियन विस्फोट। तो इससे पता चल रहा है कि यह नाम के अनुसार है, ज्वालामुखी के नाम के अनुसार विस्फोट का नाम दे दिया। नहीं अगर जानोगे तो बोलेगा कि क्या मालूम इस विस्फोट का नाम कैसे पड़ रहा है। पेलियन विस्फोट का नाम कौन सा द्वीप में पड़ा है? मार्टिनिक द्वीप में माउंट पेले के नाम पर पड़ा है। इनका विस्फोट सबसे भयानक होता है। इनसे भारी तादाद में लावा निकलता है, गर्म गैस और धूल ज्वालामुखी के ऊपर में और उसके साइड साइड में तेजी से निकलती है। तो पेलियन विस्फोट का देखो तो, पेलियन विस्फोट का तुम्हारा 16 कितना ज्यादा चौड़ा है, यहां से लेकर यहां तक दिख रहा है ना? इसका ज्यादा है, तो ये ज्यादा क्या है? खतरनाक है। उससे कम खतरनाक थोड़ा ये है, और ये तो सबसे कम खतरनाक है, इसमें बहुत कम निकल रहा है। इसमें बहुत कम निकल रहा है। आ रहा है कमल समझ में? तो माउंट पेले के नाम पे पड़ा है। तो माउंट पेले के नाम पे जो पड़ा है उसको कौन सा विस्फोट हो गया? पेलियन विस्फोट। यह सबसे खतरनाक है। तो तेजी से निकलते ही फिर गर्म गैस भी निकलेगी, राख निकलेगी, और पत्थरों का एक विनाशकारी बादल निकलेगा जब पहाड़ से 150 मील का यानी कि 240 किलोमीटर की गति से नीचे आता है। मतलब अगर चाईबासा में तरह धमाका हुआ है तो रांची से लेकर पटना जाने में एक ही घंटा में पहुंच जाएगा वो। 240 किलोमीटर तुरंत पहुंच जाएगा वो। क्या सभी ज्वालामुखी देखने में एक जैसे होते हैं? नहीं होते। कुछ ज्वालामुखी कई छोटे छोटे लावा के बहावों से मिलकर बने हैं। इन बहावों में कभी कभी बड़े भीमकाय ज्वालामुखी भी बनते हैं, जो चौड़े और ऊंचाई में कम होते हैं, जिनका ढाल भी काफी कम होता है। क्योंकि यह पुराने जमाने की तलवार जैसे ढाल जैसे दिखते हैं, इसलिए इसको क्या बोलता है? शील्ड। शील्ड का हिंदी में क्या बोलते हैं? शील्ड को हिंदी में ढाल बोलते हैं। हॉलीवुड का पिक्चर देखना, एक सुपरमैन के पास में रहता है ना शील्ड, उसी से उसको फेंक फेंक कर मारता है। और कोई गोली चलाता तो शील्ड को ऐसे, अरे वो क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? हाँ कैप्टन अमेरिका। कैप्टन अमेरिका के पास में जो शील्ड है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ढाल। हिंदी में क्या बोले हैं? ढाल बोल रहे हैं। तो शील्ड ज्वालामुखी किसको बोलते हैं भाई, बताना जरा। शील ज्वालामुखी जो है छोटे छोटे लावा का बहाव से मिलकर बना है। इन बहाव में कभी बड़े बड़े भीमका ज्वालामुखी भी बनते हैं, जिसकी जो चौड़ी जो चौड़े तो होंगे लेकिन ऊंचाई में क्या होंगे? कम होंगे। खूब चौड़ा हो गया और ऊंचाई हमारा कम है। तो अगर उसका आसमान में जाके तैरते हुए देखोगे तो उसका चौड़ाई तो ज्यादा दिखेगा और ऊंचाई कम दिखेगा, तो उसका एक कवच के जैसा दिखेगा, शील्ड के जैसा। कैप्टन अमेरिका का शील्ड जैसा कैसा होता है, इसी तरह से ना उसका है शील्ड। इस तरह से क्या है? शील्ड है। तो देखो यहां से यहाँ इसका क्या है? चौड़ाई। इसका चौड़ाई ज्यादा ना हो गया, इसका लंबाई हमारा क्या हो गया? कम हो गया। तो कैसा बना? शील्ड के जैसा। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? शील्ड ज्वालामुखी। तो जैसे एग्जाम में पूछेगा
कि शिल्प ज्वालामुखी का ऊंचाई ज्यादा होगा कि चौड़ाई ज्यादा होगा, तो क्या बोलोगे? चौड़ाई ज्यादा होगा। ये सब हमारा शिल्प ज्वालामुखी है। शिल्प का देखो यहाँ तुमको कलर नहीं है, इसीलिए यहाँ से यहाँ इसका क्या है, चौड़ाई है। और यहाँ से यहाँ मात्र इसका क्या है, ऊंचाई है। ऊंचाई कम है। और जहाँ कोन बन जा रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, सिंडर कोन, जिससे हमारा कोन बन जा रहा है। और इस तरह से और भी नुकीला कोन बन रहा है तो उसको क्या बोल रहे हैं, कंपोजिट ज्वालामुखी। तो ये सब में डिफरेंस रहेगा ही रहेगा, सिंडर कोन ज्वालामुखी, सिल ज्वालामुखी और कंपोजिट ज्वालामुखी। तो कंपोजिट ज्वालामुखी का छत पे देखेगी ना तो तुमको छत पे एक ढाल दिखेगा, यहाँ चौड़ाई हो गया ना, ऊपर से तो थोड़ा सा एक शील्ड जैसा दिख रहा है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ कोन का भी तो निर्माण हो रहा है ना। तो यह दोनों कोनों का मिश्रण है, किसका किसका मिश्रण है? पहला तो तुम्हारा एक शील्ड है छत पे, और दूसरा यहाँ पे कैसा कोन भी बना हुआ है। तो इन दोनों का कंपोजिशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कंपोजिट ज्वालामुखी। तो कंपोजिट का मतलब किसका किसका कंपोजिशन हो गया, शील्ड का और कोन का। मिस्टी आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? देखो ज्वालामुखी का नाम माउना लोवा है, और यह सिल ज्वालामुखी कहाँ पे है, हवाई द्वीप में स्थित है। पृथ्वी पर सबसे बड़े पृथ्वी पर सबसे बड़े ज्वालामुखी का नाम क्या है, माउन लोवा। ये तुम्हारा क्या है? सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा में कौन है, माउन लोवा। तो माउन लोवा जो सबसे बड़ा है वो कौन सा ज्वालामुखी है, सिल ज्वालामुखी। और ये है कहाँ पे, हवाई द्वीप में है। जब ज्वालामुखी की राख हवा में सीधे जाकर दोबारा फिर से ज्वालामुखी के मुंह पे ही जाकर गिरेगी। जैसा हम लोग बचपन में बोलते थे ना कि एकदम मुंह को, एक लड़का ना थूका करता था, बहुत आदत था उसको थूकने का, होता है अभी भी स्कूल में। तो उसको उसको क्या बोलते हैं ना, बोलते हैं अपना सर को ऊपर करो और थूको। तो वह थूकेगा तो कहाँ जाएगा, वापस उसका मुंह पे ही गिरेगा। तो ये वैसे ही ज्वालामुखी है। यह क्या कर रहा है, अपना राख को सीधा ऊपर फेंक दिया, तो राख वापस क्या आएगा, इसके मुंह पे गिरेगा। तो दोबारा से इसके मुंह पर अगर गिरती है तब क्या बनता है, एक शंकुनुमा। तो देखो यहाँ से कॉन्सेप्ट समझना, शंकु का निर्माण कब हो रहा है भैया, जब तेरे शील्ड से ही, मान लो ज्वालामुखी से जो भी राख निकल रही है वापस वहीं पे गिर रही है, फिर ऊपर उठ रही है, फिर गिर रही है। तो गिरने के बाद भले वो जाम हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक होल तो बना देगा फिर से निकलने के लिए। तो तेरा किसका निर्माण होगा, शंकु का निर्माण होगा। तो शंकु का निर्माण होगा तो ये हमारा कैसा होगा, शंकुनुमा ज्वालामुखी, जिसमें जिसे सेंडर कोन ज्वालामुखी बोलते हैं। कैसा बोलते हैं, सेंडर कोन। सेंडर कोन यानी शंकु। देख यहाँ यहाँ पे तेरा शंकु हो रहा है ना, यहाँ तेरा शंकु, यहाँ से जो भी राख उठा है वह वापस कहाँ गिरेगा, यहाँ गिरेगा। और फिर से उठेगा फिर से गिरेगा यानी कि किनारे किनारे तो ऊंचाई होता जाएगा। अब बीच में हर एक बार वह होल पैदा कर देगा, क्यों, निकलने के लिए। तो शंकुओं का निर्माण होता है। पूछिए ना शंकु का निर्माण कैसे होता है, तो क्या बोलेगी कि ज्वालामुखी जो ऐसा मुंह ऊपर करके फूंक मारा और वापस गिर गया। यह प्रक्रिया चलती रही तो क्या बन गया हमारा, सेंडर, यानी कि शंकुओं का निर्माण। कंपोजिट ज्वालामुखी बता दिए हैं, उसमें कैसा होगा तेरा, दोनों चीज होगा, शंकु भी होगा और ढाल जैसा भी दिखेगा। और सिर्फ सिर ज्वालामुखी क्या होगा, उसमें शंकु नहीं रहेगा, खाली चौड़ा सा इसका ढाल दिखेगा उसका। पत्थर और राख की कई परतों से अधिक ढाल वाला उल्टे आइसक्रीम के कोन जैसा एक ज्वालामुखी बन जाता है। एरिज़ोना का सनसेट क्रेटर असल में सिंडर जोन ज्वालामुखी है। मिले जुले का मतलब समझ रहे हो, पापा का कास्ट कोई और मम्मी का कास्ट कोई और, ये क्या हो गया, मिला जुला। वो क्या बोलेंगे, कंपोजिट बोलेंगे। ये कंपोजिट ज्वालामुखी क्या बोलता है, स्ट्रेटा ज्वालामुखी बोला जाता है, सब सारा नाम एक है, स्ट्रेटा यानी कंपोजिट, कंपोजिट यानी कि मिला जुला। इन ज्वालामुखी से तरल लावा निकलेगी और कभी कभी ठोस पत्थर और राख भी निकलती है। होता क्या है, तरल लावा निकलेगा तो सिल्ट न बनाएगा, और राख ऊपर उड़ेगा और गिरेगा तब ना शंकु बनेगा। तो सिल्ट अगर बन रहा है तो तरल है, और कोन अगर बन रहा है तो राख निकल रहा है। तो ऐसा ज्वालामुखी जहाँ कोन भी है और जहाँ सिल्ट भी है, यानी कोन होने के लिए राख बना निकला, और ढाल बनने के लिए क्या निकला, तरल निकला। तो तुम्हारे पास में ये जो तुम्हारा कंपोजिट ज्वालामुखी, उससे दोनों चीज निकलेगा, क्या निकलेगा, तरल लावा भी निकलेगा और राख भी उससे निकलेगा। तो तरल लावा और ठोस पत्थर और राख भी निकलता है। जब आप किसी भी ज्वालामुखी के आकार की कल्पना करें, इनका आकार आपकी कल्पना पर एकदम खरा उतरेगा। जापान का बेहद सुंदर ज्वालामुखी क्या, माउंट फ्यूजी, उसका हम लोग दिखाए थे पिक्चर, जो लोग क्लास में आए हो, देखे हो ना। उसकी चोटी हमेशा बर्फ से
ढकी रहती है। यह किसका एग्जाम्पल है? कंपोजिट ज्वालामुखी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, क्योंकि वहां चढ़ाव भी है और वहां ढाल भी है, मतलब ढाल को शील्ड भी है। ज्वालामुखी कब कब आग उगलते हैं? जब पिकनिक में नहीं ले जाते हैं तब तब। हाँ, कुछ हमेशा उगलते हैं आग, और कुछ कभी कभी उगलते हैं, और कुछ तो कभी नहीं। जो हमेशा उगलते हैं उसको सक्रिय ज्वालामुखी बोलेंगे, जो कभी कभी उगलेंगे उसको सुप्त ज्वालामुखी बोलेंगे, जो कभी नहीं उगलेंगे उसको क्या, निष्क्रिय बोलेंगे। इंग्लिश में बोलेंगे तो एक्टिव हो गया, और ये हमारा डेड हो गया, और ये हमारा कभी कभी को क्या बोलते हैं, देखना पड़ेगा वो। उनको सक्रिय या एक्टिव बोलते हैं, ठीक है। तो स्ट्रोम्बोली हमारा कैसा है? सक्रिय ज्वालामुखी है। इनमें से लगातार निकलते हुए लावा के कारण ही उसका नाम क्या पड़ा? लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन पड़ा। मेडिटेरियन समुद्र का नाम है, और समुद्र में लाइट हाउस का मतलब एक ऐसा हाउस होता है जिसके ऊपर रोशनी दिखाया जाता है। उससे जहाज क्या होता है, रास्ता देख लेता है कि अच्छा उधर टापू है, यानी उधर जमीन है, उधर हमको बढ़ना है। तो वो जो मेडिटेरियन सी है, हमारा मेडिटेरियन सी, उसमें सतह पे जाने के लिए लोग लाइट हाउस नहीं लगाया है, क्योंकि यहाँ ज्वालामुखी हमेशा क्या कर रहा है, लावा उगल रहा है। तो रात में लावा चमकता है, चमकता है तो समझ जाएगा अच्छा उधर ज्वालामुखी है, यानी वहां से हमारा तट क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है। तो जहाज को दिशा का पता चल जाता है। इसी वजह से बोलेगा कि मेडिटेरियन का लाइट हाउस किसको बोला है, तो क्यों बोला मेडिटेरियन का लाइट हाउस? तो हम बोली, तुमको ऐसा महसूस हो रहा है कि इससे भर भर कर एमसीक्यू आ सकता है? आ सकता है ना? ठीक है। ऐसे ज्वालामुखी जो कुछ समय शांत रहते हैं परंतु जिनके फटने की आशंका बनी रहती है, उसको सोता हुआ ज्वालामुखी बोलते हैं। जैसे हमारे रूम में जो गुब्बारा है, ये सो रहा है, कब ब्लास्ट हो जाए कहना मुश्किल है। कल फटा था ना एक गुब्बारा, ये किसका एग्जाम्पल होगा? सुप्त ज्वालामुखी का, जो कब फट जाए कहना मुश्किल है। मैक्सिको का पारी क्यूटिन ज्वालामुखी कैसा ज्वालामुखी? एक सोता हुआ ज्वालामुखी है। 1952 से वह एकदम शांत है, यानी कि 1952 में वह धमाका किया था, उसके बाद अभी तक वो धमाका नहीं किया है। ऐसे ज्वालामुखी जो हजारों सालों से शांत हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बुझा हुआ, यानी खत्म समझा जाता है। वो शायद अब कभी दोबारा आग नहीं उगलेंगे। जैसे स्कॉटलैंड का मशहूर शहर है एडिनबरा। एडिनबरा, वह क्या है, एक बुझे हुए ज्वालामुखी के ऊपर ही बसा हुआ है। हजारों साल पहले वहां धमाका हुआ, धमाका होने से लावा निकला, लावा जब बाहर निकला तो ठंडा होकर चट्टान बना। चट्टान के ऊपर में जब राख गिरा तो मिट्टी का रूप लिया। उस मिट्टी के ऊपर में जब मैदान बना तो वहां एक शहर बस गया। तो वो जो पूरा का पूरा जो शहर है, वह ज्वालामुखी के ही ऊपर में बसा हुआ है। वह शहर अभी तक इसलिए बसा हुआ क्योंकि 2000 साल के आसपास में अभी तक वह फटा ही नहीं है। कम से कम हम तो यही मानते हैं कि ज्वालामुखी अब पूरी तरह से वहां बुझ चुका है। ठीक है। ज्वालामुखी के ऊपर आपको क्या दिखाई देगा? सोचो कि तेरे दोनों हाथ में ना हम लोग वो मोटर लगा दिए पंखा का, उड़ाते उड़ाते तुमको ज्वालामुखी के ऊपर पहुंचा देगा, यहाँ रिमोट से सेट कर दिए। ठीक ज्वालामुखी के मुहाना के ऊपर तुम लोग पहुंची हुई हो, तो तुमको क्या नीचे का पूरा कोर दिखाई देगा? नहीं ना दिखाई देगा। तो क्या दिखाई देगा? हमको एक बड़ा सा मुंह दिखाई देगा, उसको क्या बोलते हैं? क्रेटर। जैसे तुम लोग समोसा खाने के लिए मुंह को फाड़ते हो, तो वो क्या होगा, किसका एग्जाम्पल है? क्रेटर का। किसका एग्जाम्पल है? क्रेटर का। तो ज्यादातर क्रेटर की चौड़ाई क्या होती है? कुछ फीट होगी या कुछ मीटर होगी, से लेकर कुछ मील यानी कि किलोमीटर भी होगी। कोई कोई क्रेटर 1.6 किलोमीटर तक चौड़ा है। यानी कि सोचो यहाँ से टुंगरी तक चले जाओ, पूरा पूरा वो ज्वालामुखी का क्या है, क्रेटर ही है। और कुछ तो 600 मीटर गहरे भी हो सकते हैं, यानी आधा किलोमीटर वो क्या होगा, गहरा होगा। यानी तुमको आधा किलोमीटर गहरा सब कुछ दिखेगा। ऐसा भी होता है। जब ज्वालामुखी की चोटी का एक हिस्सा टूटकर गिर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो वह कैल्डेरा बनाता है। क्या बनाता है? इस तरह का हमारा कोन के रूप में ऐसा एक ज्वालामुखी है, इस तरह से हमारा क्या है, ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी यहाँ पे ऐसा है, अचानक से मालूम चल रहा है कि यहाँ से वो क्या हो, कट करके गिर रहा है। तो जो गिर जा रहा है वो क्या बना, उसको क्या बनाएगा? कैल्डेरा बनाएगा। तो स्पेनिश में कैल्डेरा का मतलब क्या होता है? केतली। केतली देखा हो ना, कैसा हल्का सा टूटा हुआ रहता है चाय वाला, उसी तरह वो केतली टाइप का दिखेगा, केतली बनाता है। सामान्यतः कैल्डेरा की चौड़ाई क्या है, 1.6 किलोमीटर से
अधिक होती है। क्रेटर और कैल्डेरा में अंतर क्या है भैया? क्रेटर तो उसका मुंह मुहाना हो गया, लेकिन क्रेटर जब टूट के गिर जाएगा तो क्या बनेगा? केतली जैसा बनेगा। तो केतली जैसा बनेगा यानी उसको हम लोग कैल्डेरा बोलेंगे। तो क्रेटर और कैल्डेरा दोनों में क्या होता है? अक्सर पानी भर जाता है, और वह एक किसका रूप ले लेते हैं? झील का रूप ले लेते हैं। तो ऑर्गन की क्रेटर जो झील है, वह असल में क्या है? कैल्डेरा ही है। क्या है वो? कैल्डेरा ही है। यह झील 10 किलोमीटर चौड़ी हो सकती है, और लगभग, अच्छा अच्छा छोड़ो, कैल्डेरा झील कितना चौड़ा है? 10 किलोमीटर चौड़ा है, और 589 मीटर गहरा, यानी कि तेरा 600 मीटर में सिर्फ 11 मीटर ही कम है उसका गहराई। जितनी बड़ी की केतली, इतनी बड़ी क्या है? केतली है। अच्छा, तो ज्वालामुखी जो है कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर ज्वालामुखी सभी महाद्वीपों में पाए जाते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट तुमको एक जानकारी मिल रहा है। ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दो, तो यानी ऑस्ट्रेलिया में ज्वालामुखी नहीं है, और उसको बाद में हर जगह ज्वालामुखी है। परंतु दुनिया के आधे से ज्यादा ज्वालामुखी कहाँ है? प्रशांत महासागर के पास में एक चौड़े इलाके में पाए जाते हैं, जिसको हम लोग रिंग ऑफ फायर बोलेंगे। पढ़ा चुके हैं, और वो बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ा है। टेक्टोनिक प्लेटें वहां टकरा रही है, तो दुनिया का 90% वहीं पे ज्वालामुखी है, और वहीं पे हमारा क्या है? भूकंप है। आपका गोला, रिंग ऑफ फायर, वही स्थान है जहां से पश्चिम से यूरेशियन प्लेट इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट से टकराती है, और पूरब में उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के प्लेटें से मिलती है। तो रिंग ऑफ फायर का हम वहां मैप भी दे चुके हैं पुराना वाला वीडियो में। मैप को ले लेना और वॉल्केनो वाला में यहाँ पर लगा लेना। आपको मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर के पास में बहुत से ज्वालामुखी मिल जाएंगे। यहाँ पर भी यूरेशियन प्लेट किससे टकरा रहा है? अफ्रीकी और अरबी प्लेट से आकर मिलती है। तो कैरेबियन समुद्र के आसपास का इलाका भी ज्वालामुखी से भरा पड़ा है। ये तो हम लोग जहां जहां टेक्टोनिक प्लेट टकरा रहा है ना, अलग अलग प्लेट, वहां कहीं बता रहा है वहां पे हमारा ज्वालामुखी है। यहाँ पर उत्तरी अमेरिकी प्लेट कैरेबियन प्लेट से आकर मिलती है। यहाँ पे मैप चाहिए, मैप लगा लेना। सारा मैप तुमको दे चुके हैं। सारा मैप हम लोग क्या, तो पहले उसका क्लास में, अर्थक्वेक वाला क्लास में दे चुके हैं, टेक्टोनिक प्लेट कहाँ कहाँ टकरा रही है। क्या ज्वालामुखी समुद्र के नीचे भी फटते हैं? कहाँ फटते हैं? असल में जमीन की अपेक्षा समुद्र के नीचे ज्यादा ज्वालामुखी फटते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रिफ्ट ज्वालामुखी। तो रिफ्ट ज्वालामुखी धरती के ऊपर मिलेगा कि समुद्र के नीचे मिलेगा? समुद्र के नीचे मिलेगा, ठीक है। रिफ्ट ज्वालामुखी अक्सर वहां पाए जाते हैं जहां दो प्लेट एक दूसरे को आपस में खींचती है। यह समुद्र की सतह से 1 या 2 मील यानी कि लगभग 1.5 किलोमीटर से 3.2 किलोमीटर की गहराई पर मिलते हैं। दो प्लेटों के बीच मैग्मा रिसकर बाहर आने से इन ज्वालामुखियों का क्या होता है? निर्माण होता है। ये वाला प्लेट देखो, ट्रांसफॉर्म प्लेट याद है ना? एक प्लेट हमारा ऐसे जा रहा है, और एक प्लेट हमारा ऐसे जा रहा है। इस तरह से बीच का गैप में क्या बनेगा? लावा बाहर निकल जाएगा। लावा बाहर निकलेगा तो वहां हमारा दरार भरेगा, और फिर से एक दूसरे को धकेलेगी। और एक प्लेट यहाँ पर, दूसरा हमारा ये वाला प्लेट इधर जाएगा, और दूसरा वाला प्लेट हमारा किधर जाएगा? इधर जाएगा। डी से डिवाइड यानी डी से डाइवर्ज। तो यहाँ हमारा डाइवर्जन प्लेट का भी है, वहां भी हमारा जैसे ही दो प्लेट अलग होगा तो बीच का दरार से कौन निकलेगा? लावा निकलेगा। तो मैग्मा इसका बाहर आ जाएगी। मैग्मा और प्लेट के बीच की दरार भर जाती है, और प्लेट एक दूसरे को दूर धकेलती है। रिफ्ट ज्वालामुखी अटलांटिक महासागर के नीचे भी पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका और यूरेशियन प्लेटें धीरे धीरे करके एक दूसरे से क्या हो रही है? अलग हो रही है। इससे अटलांटिक महासागर धीरे धीरे फैल रहा है। इसका मतलब है दो मित्र जो अभी अटलांटिक महासागर का आमने सामने के किनारों किनारों पर है, वह अगले साल 1 इंच दूर चले जाएंगे। इस समय एग्जाम पूछेगा, एक लड़का है, एक लड़का है, दोनों के बीच में हर एक साल कितना इंच का फासला होगा? 1 इंच का फासला होगा। क्यों? क्योंकि दोनों प्लेट एक दूसरे से 1 इंच दूर चली जा रही है। कौन सा महासागर में? अटलांटिक महासागर वाला में। समुद्र के नीचे वाला कौन सा ज्वालामुखी हो गया? रिफ्ट ज्वालामुखी हो गया। ये सबसे क्वेश्चन रहेगा। जो अटलांटिक महासागर पे है, वह हर साल कितना दूर जा रहा है? 1 इंच दूर जा रहा है। ज्वालामुखी और कहाँ कहाँ फटता है? तो जहां जहां फटता है उसको क्या बोलते हैं? हॉट स्पॉट। क्योंकि हॉट स्पॉट से ही हमको क्या निकलेगा? पिघला हुआ मैग्मा निकलेगा।
हॉट स्पॉट, वो मोबाइल वाला हॉट स्पॉट नहीं है। ठीक। तो जहां मैग्मा ऊपर की ओर उठता है परंतु वह अभी प्लेट के किनारे से काफी दूर होता है, उसको क्या बोलते हैं?